स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और वो है दिस इज आवर न्यू चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सर इसका नाम कई बार सुना हुआ है हम लोगों ने। हाँ, जब हम लोगों ने कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी किया था, फर्स्ट चैप्टर किया था, वॉट एवर वी हैव डन ऑलरेडी, हर एक चैप्टर में इसका नाम तो आया ही आया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से। सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली हम लोग को तो यही मालूम है, क्या मालूम है, हम लोग को ये मालूम है कि अगर हमने कोई प्रोडक्शन करना है, चलिए हमने कोई प्रोडक्शन किया सामान का और उस प्रोडक्शन में हमें कई चीजों का इनपुट लगाना पड़ा। ये इनपुट गुड्स होंगी, इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को मिला करके हमने किसी चीज का प्रोडक्शन किया और उसका आउटपुट निकाला और उस आउटपुट को हमने सेल कर दिया। यही तो हम जानते हैं। बिल्कुल सर, हम लोग यही जानते हैं। अच्छा, आउटपुट को जो मैंने सेल किया दैट इज ऑफ ₹50,000। गवर्नमेंट को इस पर ना टैक्स चाहिए 10,000 का। कितने का टैक्स चाहिए? 10,000 का चाहिए। मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं कि आईटीसी क्या होता है, मैं एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे मैंने ये कंसेप्ट पहले भी आपको समझाया है, बट टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ स्पेसिफिक चैप्टर नेम्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमको आपको ये बेसिक फिर से दोबारा बताना पड़ेगा। हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। यस, तो कहता है 50,000 में हमने सामान सेल किया और 10,000 हमने टैक्स देना है। इसको हम लोग आउटपुट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, जो हमने सामान खरीदा था ना, ये खरीदा था 10,000 का और इस पर हमने 2,000 रुपए का टैक्स दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। ये सामान जो हमने खरीदा था ना, ये 15,000 का खरीदा था और इस पर हमने इनपुट टैक्स दिया था, मान लेते हैं 3,000 का। और ये हमने इनपुट सर्विसेज ली थी 5,000 की और इस पर इनपुट टैक्स दिया था हम लोगों ने 500 का। अरे भाई मान लेने, कैलकुलेशन ही मान लेते हैं। हमने कैपिटल गुड्स खरीदा था, 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि हैवी अमाउंट होती है ना। अच्छा, अब जरा देखो, हमने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट टैक्स ऑलरेडी दे रखे हैं। कितना इनपुट टैक्स ऑलरेडी दे रखा है? 5,500। वी हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट while we were using the goods as an input or services as an inputs. बट यस, द सेम आइटम विल प्रोड्यूस अ न्यू आइटम। मिक्स होकर के एक नया प्रोडक्शन ट्रीटमेंट प्रोसेस हो करके एक नया सामान बन करके आ जाता है और उस सामान को जब हम मार्केट में सेल करते हैं देन देयर इज अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ ₹10,000 एज एन आउटपुट टैक्स। तो उस आउटपुट टैक्स 10,000 का पेमेंट करना है गवर्नमेंट से। मैं कहूंगा भाई 10,000 लेना है, ऑलरेडी हम 5,500 ऑलरेडी दे चुके हैं आपको। हमें ना इन सबका हमें ना इन सबका क्रेडिट दे दो, जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो ना, इनका नाम था आईटी, इनपुट टैक्स, और उसके हम क्रेडिट लेने जा रहे हैं। यानी अब इसका डिडक्शन मिल जाएगा 5,500 का। नेट अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी वुड बी 4,500। व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसको हम कहेंगे नेट लायबिलिटी या जीएसटी लायबिलिटी। ये आपकी जीएसटी लायबिलिटी होगी या नेट लायबिलिटी होगी? बोलो भाई। यही तो एक चीज देखी थी हम लोगों ने, और ये कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएसटी में तो हम लोगों ने हर क्वेश्चन में देखा था, और कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन, होप सो जो मुझे याद है उतने हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे, 20 22 25 के आसपास। तो हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही तो किया था। और क्या किया था? अरे भाई बोल लो ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चल सर, अब आप ये चैप्टर पढ़ा क्यों रहे हैं और इसमें मेहनत कितनी है, स्टार्ट करने के पहले जानना तो जरूरी है। ये चैप्टर आपसे अच्छी खासी मेहनत लेने वाला है, ठीक? पहले तो माइंड में सेट कर लें। और इट्स नॉट एन इजी टास्क। मैं ये नहीं कह रहा हूं टफ है,
आपका कंसंट्रेशन जरूरी है, फोकस होना जरूरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। सर इसमें ऐसा क्या खास बात है, आपने इनपुट टैक्स दिया, आउटपुट ले लिया। चलिए मैं आपको पॉइंट बताता हूं। पहली बात तो ये जो तो टिक 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 टॉक करती है वो गाना नहीं। पहली बात तो ये कि ये जो इनपुट्स है ना, पहले तो हमें ये देखना है ये एलिजिबल हैं कि नहीं क्रेडिट लेने के लिए। मेरी बात ढंग से समझेंगे। जो बंदा क्रेडिट्स ले रहा है, इनपुट आउटपुट का, इनपुट का जो क्रेडिट ले रहा है वो एलिजिबल है या नहीं, और वो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है या नहीं, पहली चीज। दूसरी, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलती है क्रेडिट या अनरजिस्टर्ड को मिलती है, सेक्शन 10 वालों को मिलती है या नहीं मिलती है, ये सब देखना है ना। और इसके बाद ये देखना है कि केवल गुड्स पर ही मिलेगी क्रेडिट या सर्विसेज पर भी मिलेगी। सर दोनों की मिलती है, कैपिटल गुड्स की भी मिलेगी, हाँ सर उसकी भी मिलती है, देखेंगे डिटेल में। अच्छा ये सारा सामान हम लोग केवल टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई करने में करें तो ही मिलेगी, अगर एग्जेम्प्ट हो आउटपुट सप्लाई तो क्या क्रेडिट मिलेगी? मान लो हमें लायबिलिटी कुछ नहीं देनी, तो क्या हमें ये क्रेडिट यानी पैसा वापस मिल जाएगा? देखा जाएगा। सर ये सामान जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ सामान टैक्सेबल आउटपुट में यूज कर रहे हैं, कुछ सामान एग्जेम्प्ट आउटपुट में यूज कर रहे हैं, तो क्या हमें क्रेडिट पूरी मिलेगी या आधी मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी? देखा जाएगा। अच्छा कुछ स्टॉक बचा हुआ है, उस स्टॉक को हम पर्सनल यूज कर ले रहे हैं, उस स्टॉक की चोरी हो जा रही है, सब है ना, टेंशन है। हमें ना हर एक पॉइंट पर देखना पड़ेगा। जो इनपुट टैक्स हमारा बना उसकी जो मैं क्रेडिट लेने जा रहा हूं, वेदर ऑल द अमाउंट्स आर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर योर इनपुट टैक्स क्रेडिट और देयर आर सम कंडीशंस which restrict to take such type of input tax credit. First of all we are needed to decide that, and all these things are given to you under this chapter which is known as input tax credit. And yes, आपको इस चैप्टर के सेक्शन अरेंजमेंट को मैंने यहां पर लिख दिया है, सेक्शन 16, सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21। बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको, ये 5-6 सेक्शन है, टोटल 6 सेक्शन है, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये सेक्शंस आपको बहुत आसानी के साथ देखें तो 6 सेक्शंस में आपका कवर अप है, लेकिन ये गलत फहमी दिमाग में ना डालें, ठीक। हम लोग को अच्छा खासा इस पे एफर्ट देना पड़ेगा। कहिए तो स्टार्ट करें अब। बिल्कुल थोड़ा माइंड सेट हो गया होगा आपको कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। बोलो भाई। सबसे पहला है सेक्शन 16, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। और आज का मेरा पूरा का पूरा क्लास केवल सोच लें इस सेक्शन 16 पर ही रहेगा। अच्छा क्योंकि आज ये पहला सेशन है हमारा, सेक्शन 16 या 17, 18 वॉट एवर द केस इट इज, उसके लिए पहले हम कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं जो बार बार यूज होंगी। जैसे मैंने अभी वर्ड यूज किया ना इनपुट। क्या सर इनपुट और इनपुट सर्विसेज में डिफरेंस है क्या? इनपुट और इनपुट सर्विस, हाँ इनपुट अलग होता है, इनपुट सर्विसेज अलग होती हैं। अच्छा कैपिटल गुड्स अलग होती हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, देखो ना मैंने यहां पर बताया ना आपको, कहां गया, ये इनपुट है, ये इनपुट 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 सर्विसेज ये अलग है और ये अलग है। तो इनपुट अलग है, इनपुट सर्विसेज अलग हैं और कैपिटल गुड्स अलग हैं। इज इट क्लियर? तो जो कैपिटल गुड्स नहीं है, जो इनपुट सर्विसेज नहीं है, वो इनपुट्स में आएंगे। फिलहाल देखते हैं क्या क्या है। इनपुट का डेफिनेशन जो बोल रहा है, इट मींस एनी गुड्स। तो इनपुट का मतलब गुड्स, इनपुट का मतलब गुड्स, इनपुट गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। हाँ क्योंकि कैपिटल गुड्स को तो अलग से बताया गया है, नीचे देखें उसके जस्ट नीचे कैपिटल गुड्स को अलग से डिफाइन किया गया है। तो इनपुट का मतलब, इनपुट मींस एनी टाइप ऑफ गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड और, मेरी बात ढंग से समझे, यूज्ड और intended to be used by a supplier in the course of business or furtherance of business। मैंने कोई सामान खरीदा ना, आई हैव सोल इंटेंशन टू सेल इट आउट एज सच, और आई यूज इट एज अ रॉ मटेरियल और इनपुट गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। हम एक न्यू प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, तो हमने एक इनपुट गुड्स खरीदा, मिलाया, मिक्स किया और इस सामान को बेचा, इस सामान का बिजनेस में यूज किया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पज ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब पर्सनल चीजों में यूज होने वाले सामान पर आपको आईटीसी नहीं मिलता।
केवल इनपुट गुड्स को इनपुट गुड्स ही बोला जाता है और केवल वही इनपुट गुड्स माना जाएगा जिसका यूज आप फर्दर बिजनेस के प्रोसेस में करेंगे, बिजनेस के यूज में करेंगे और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस में करेंगे, यानी बिजनेस के अलावा कहीं और यूज नहीं करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, यूज हो चुका है या हमने वो सामान ले रखा है और यूज होगा, ऐसा मेरा इंटेंशन है। वेयर द इनपुट गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, गुड्स टू बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पसेस ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये चीज बिल्कुल याद रखेंगे दोनों। तो हम केवल उन्हीं गुड्स को इनपुट गुड्स मानेंगे जो बिजनेस में यूज होना है या जो बिजनेस में यूज हो गया है। हम केवल उन्हीं गुड्स को इनपुट गुड्स मानेंगे जिनका हम बिजनेस में यूज करेंगे या कर रहे हैं या बिजनेस में यूज करने के लिए सहायक हैं। फर्दरेंस, बिजनेस को प्रोसेस में आउटपुट देने के लिए बिजनेस को और एडवांसमेंट करने के लिए, बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करने के लिए, बिजनेस के आगे बढ़ाने में जो सहायक होगा, इज इट क्लियर, उसको हम इनपुट गुड्स का नाम देंगे। तो दो चीजें क्लियर करनी है। इनपुट गुड्स का मतलब जो भी आपने प्रोक्योर किया है गुड्स, जो भी आपने इनपुट गुड्स प्रोक्योर किया है, जिसको आप बिजनेस में यूज किए हैं या करेंगे, जिसको आप यूज करे हैं, किए हैं या करेंगे, और जिसको बिजनेस में यूज करेंगे और उसके आगे बढ़ाने में सहायक में यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ये हुआ आपका इनपुट। इसी तरह आप इनपुट सर्विसेज की बात कर लेते हैं। इट मीन्स एनी सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने ना एक ये माउस बनाने का काम करना है, मुझे ये माउस बनाना सीखना है कि माउस बनता कैसे है, जरा मैं नो हाउ ले आता हूं ताकि मैं अपने भी सिटी में एक फैक्ट्री डाल सकूं जिसमें कीबोर्ड और माउसेस बन सके। मैं गया इसके लिए बैंगलोर, मैंने वहां पर अपना ट्रेनिंग लिया, मैंने नो हाउ सीखा, मैंने सामने वाले को 2 to 5 करोड़ का पेमेंट दिया। मैंने कहा भैया मुझे वो नो हाउ दो, नो हाउ मतलब नॉलेज दो, जानकारी दो। उसने कहा ऐसे कैसे दे दें, 2 करोड़ लेंगे। मैंने कहा ले 2 करोड़, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन दो, सारी की सारी चीजें बताओ A to Z। मैंने सारा नॉलेज लिया। अब ये मैं नॉलेज कहां यूज करूंगा? बिजनेस में यूज करूंगा। इज इट क्लियर? ये होता है इनपुट सर्विसेज। इसी तरह अगर मैं किसी से सजेशन लेने गया, किसी वकील से, किसी सीए से, किसी कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी से, और उसका यूज हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में करेंगे, तो वो सर्विसेज भी हमारे, भाई मैंने कहा अकाउंटिंग कैसे रखनी है, सीए साहब ने कहा हम बताएंगे आपको अकाउंटिंग कैसे रखनी है। मैंने उनको 50,000 दिया, वो सारा अकाउंटिंग का सिस्टम डिपार्टमेंट मेरा सेट करके चले गए। आई एम जस्ट गेटिंग द इनपुट सर्विसेज विच विल बी यूज्ड इन आवर बिजनेस or for the purpose of furtherance of business. Again those services to be known as input services. तो आपको इनपुट यानी कि इनपुट गुड्स, दूसरा इनपुट सर्विसेज, दोनों में फर्क पता चला, दोनों का डिफरेंस हो गया और दोनों को हम इनपुट का नाम देते हैं। दोनों को हम इनपुट का मतलब केवल इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज मींस इनपुट सर्विसेज। जब मैं बोलूं इनपुट तो इट मींस आई एम रेफरिंग इनपुट गुड्स ओनली, वेयर आई विल टेल यू इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज, इट मींस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इनपुट सर्विसेज ओनली। इन द सेम वे हियर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स किसको बोलेंगे? जब ये नहीं था हम लोग का जीएसटी वैट वगैरह था, और तो उस समय कैपिटल गुड्स की अच्छी खासी 1.5 पेज की डेफिनेशन हम लोग बच्चों को बताते थे, बहुत मजा भी आता था। लेकिन हाँ, अब वो सिस्टम खत्म, ये सारी डेफिनेशन 2 लाइन में आ गई। क्या है? इट मींस गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। केवल आप ये कह दें ये एसेट है जिसको हमने बिजनेस में यूज किया, it doesn't mean at all that you have capitalized the amount of that particular assets in your books of account. First of all, it is important to capitalize the amount in your books of account so that it can be counted as a capital goods. तो पहली बात, it means the goods the value of which is capitalized in the books of account of the purpose of the person claiming the input tax credit and which are used or intended to be used for the purpose of business or फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब मुझे लगता है आपको तीनों डेफिनेशन में कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई होगी। अगर है तो तुरंत बताएं, अदरवाइज ये 3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको स्टार्ट करने से पहले जानना था। चलिए आगे बढ़ते। तो इनपुट टैक्स का मतलब, इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग लेने जा रहे हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में अब हमको कुछ बेसिक चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसमें पहली चीज है आपको डेफिनेशन पार्ट क्लियर होना चाहिए।
फ्यूचर में मैं बार बार बोलूंगा इनपुट 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 या इनपुट गुड्स, तो आपका मतलब वहां पर केवल इनपुट या इनपुट गुड्स से होना चाहिए। मैं बोलूंगा इनपुट सर्विसेज, तो इट मींस आई एम रेफरिंग ओनली इनपुट सर्विसेज एज पर द डेफिनेशन। इन द सेम वे कैपिटल गुड्स आई एम जस्ट रेफरिंग द डेफिनेशन। इनपुट टैक्स, सर ऐसे मत बोलिए, इनपुट टैक्स बीपी हाई हो जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं इनपुट टैक्स का मतलब क्या है। हो सकता है ये जो मैंने सामान खरीदा हो उसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगा हो सकता है ये जो मैंने सामान खरीदा उसमें आईजीएसटी लगा हो सकता है ये जो सामान मैंने खरीदा वहां एसजीएसटी न लगकर यूटीजीएसटी लगा हो। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, आपका इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ओके, केवल ये नहीं है, इसके अलावा एक और चीज है जो यहाँ कवर होगा, उसको हम कहेंगे आरसीएम बेसिस पर पेमेंट किए जाने वाला टैक्स। मतलब मैं जो सामान खरीद रहा हूं मुझे रिवर्स चार्ज पर टैक्स पेमेंट करना है। मैं जो सामान प्रोक्योर कर रहा हूं उस पर मैं जो पेमेंट कर रहा हूं जिससे मैंने बाय किया है, आई एम नॉट पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स टू द सप्लायर। I am under an obligation to make the payment of this one tax directly to the government account. It means I am charged to tax under reverse charge mechanism system. तो उस आरसीएम पर जो मैंने टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया है वो भी हमारा इनपुट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। तो इनपुट टैक्स में केवल सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी ही नहीं आएगा बल्कि आरसीएम भी आएगा। अब आरसीएम आप इंट्रा स्टेट पेमेंट कर रहे हो या इंटर स्टेट पर, दोनों कैटेगरी शामिल होंगी। जरा देखें कैसे। इनपुट टैक्स का मतलब देखें ना, इसका मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी जी, और उसमें शामिल है, चलो छोड़ दो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईजीएसटी शामिल है, आरसीएम भी शामिल है। देखो ऊपर आरसीएम नहीं था तो यहां शामिल हो गया। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स तो वो भी शामिल है, और एसजीएसटी, यूटीएजी से ठीक है, हो गया। लेकिन इसमें शामिल नहीं है कंपोजिशन स्कीम का अमाउंट। बस इसका मतलब हर एक टैक्स जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी के नाम से जाना जाता है वो सारे के सारे हमारे इनपुट टैक्स में आएंगे। हाँ, इसके अलावा अगर हमने कोई सामान आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट किया है तो उसका भी आईजीएसटी कवर होगा। हाँ, अगर हमने कोई आरसीएम बेसिस पर टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट किया है तो उसको भी कवर किया जाएगा। हाँ, इसमें शामिल नहीं होगा अगर हमने सेक्शन 10 के हिसाब से कंपोजिशन लेवी का कोई पेमेंट किया हुआ है इनपुट लेते समय। तो अगर हमने किसी ऐसे आदमी से सामान खरीदा है जो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है, किसमें रजिस्टर्ड है सामने वाला, कंपोजिशन, मैंने उससे सामान खरीदा, उसने हमसे 1% या 5% टैक्स ले लिया, क्या मुझे उसकी क्रेडिट मिलेगी? नहीं सर, वो तो टैक्स आपसे ले ही नहीं सकता, चार्ज कर ही नहीं सकता, वो आपको टैक्स इनवॉइस दे ही नहीं सकता। जब हमको टैक्स इनवॉइस मिल नहीं सकता तो क्रेडिट काहे की लेंगे। तो कोई भी ऐसा बंदा जिससे मैं सामान लेता हूं बिजनेस के लिए, उसको मुझे बिजनेस में यूज करना है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करना है, और सामने वाला रजिस्टर्ड है, वो मुझे टैक्स इनवॉइस देता है, मैं उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करता हूं अपने बुक्स में, तभी वो इनपुट माना जाएगा और उस पर दिए जाने वाला इनपुट टैक्स इस क्वेश्चन मार्क के साथ आता है, क्या मुझे अब इसकी क्रेडिट मिलेगी, क्योंकि हमने उसको इनपुट या इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में रख लिया। अब प्रॉब्लम आती है, क्या मुझे इसकी क्रेडिट मिलेगी। अब हमें ये देखना पड़ेगा ये जो इनपुट टैक्स आपने पेमेंट किया है किसी भी नाम से, उसकी क्रेडिट के लिए क्या आपने कंडीशंस को पूरा किया, वो हमें देखना है सेक्शन 16 में। किसमें? सेक्शन 16 में। इज इट क्लियर? हमने आपको पहले भी बताया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर क्या होता है। इसके लिए मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटेशन में ही आपको मैंने क्लियर कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आप कुछ भी पैसा जैसे आपके मोबाइल में वॉलेट पड़ा हुआ है पेटीएम का या गूगल पे का, किसी का भी, भारत पे का, किसी का भी आपके पास वॉलेट है, उसमें अगर 500 है, दोज 500 इज ऑफ योर्स, वो आपके 500 रुपए हैं। हाँ, अंतर ये आपकी जेब में ना होकर आपके वॉलेट में है, मोबाइल में डिजिटाइज्ड फॉर्म में है। इन द सेम वे जब मेरा पैसा जीएसटी डिपार्टमेंट में पड़ा रहता है तो वो उसका एक अलग वॉलेट बन जाता है पोर्टल पर, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसका मतलब वो कैश मेरा ही है लेकिन मेरी जेब में ना होकर के गवर्नमेंट की जेब में पड़ा हुआ है, जब चाहूं मैं निकाल सकता हूं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जब जब आप कोई सामान खरीदते हैं, जब जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो सामने वाला आपको टैक्स इनवॉइस देता है, मुझे टैक्स इनवॉइस मिला, मैं इसकी क्रेडिट ले सकता हूं, लेकिन सामने वाला जो है जिसने मुझे सामान बेचा है वो अपना रिकॉर्ड रखेगा जीएसटी पोर्टल पर, फर्निश करेगा इंफॉर्मेशन, वो मेरा नाम, पता, फोन नंबर और अमाउंट भी डालेगा।
तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। तो मेरी बुक्स में मैं अपने हिसाब से एंट्री करूंगा, उधर सरकार भी एंट्री उसी की कर रही है। एक तरह से देखो, सरकार ने भी एंट्री की, उसको जीएसटी पोर्टल पर रखा, और मैंने अपनी बुक्स में एंट्री की, दोनों मैच होना चाहिए। इज इट क्लियर? उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो उस अकाउंट से हम क्रेडिट ले सकते हैं। आखिर ये क्रेडिट क्या है? ये क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? ये मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया, इट मींस इट्स अ क्रेडिट व्हिच आई कैन गेट फ्रॉम द मेकिंग द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। यस और नो? तो ये इनपुट क्रेडिट है, मेरे लिए एसेट ही तो है, मेरे लिए वो एसेट ही तो है, मेरा पैसा पड़ा हुआ है, मेरी एसेट ही तो है। तो इनपुट टैक्स बेसिकली मेरे लिए एक एसेट होती है, रिसीवेबल अमाउंट होता है, जिसको हमें गवर्नमेंट से लेना होता है। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं। अच्छा, डेफिनेशन पार्ट इज ओवर। एग्जेम्प्टेड सप्लाई एक बार नहीं, मैंने 50 बार आपको बताया है, एक बार नहीं 50 बार बताया सेक्शन 247 कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब नील रेट ऑफ ड्यूटी होता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी इसमें शामिल होता है। जी हाँ, ये चीज हम एक बार नहीं 50 बार बता चुके हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है जो इस पर जीएसटी नहीं अप्लीकेबल होता, जिस पर जीएसटी लेवी नहीं होता, उसको हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। और जीरो रेटेड सप्लाई भी मैंने आपको कई बार बताया है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है। मुझे अब इसमें कुछ भी नहीं बताना। आते हैं अब अपने सेक्शन 16 पर। ढंग से सुने, सेक्शन 16 क्या होता है? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब तक तो हम लोग बेसिक अपने क्लियर कर रहे थे, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 16, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। इसमें देखिए, मैंने यहां पर आपको एक समराइज फॉर्म में यहां पर दे दिया है। इसमें बेसिकली हमको 4 सबसेक्शन पढ़ने हैं। पहला सबसेक्शन बताएगा एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन में कि रजिस्टर्ड पर्सन ही एलिजिबल होता है आईटीसी के लिए। अरे थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, रजिस्टर्ड पर्सन ही एलिजिबल होगा आईटीसी क्लेम करने के लिए। और कौन कौन सी कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी कि जिससे आपको आईटीसी मिल जाए। केवल रजिस्टर्ड होना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि कुछ क्यूमुलेटिव कंडीशंस होती हैं जिनको पूरा करने पर ही। क्यूमुलेटिव डजंट मीन कि आप इंडिविजुअल 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 कंडीशन, ये 4-5 कंडीशन मिल करके एक कंडीशन बनाएंगी, और ये पांचों कंडीशन आपको साइमल्टेनियसली कंप्लीट करनी है। इफ यू विल फुलफिल ऑल दीज कंडीशंस साइमल्टेनियसली, you will be very much eligible to get the benefit of ITC on your input tax. Okay, टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा उस कंपोनेंट पर जिसका आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है, देखेंगे। और टाइम लिमिट क्या होती है आपकी आईटीसी की, वो आपको बताई गई है। यानी टोटल 4 सब पॉइंट बताए गए हैं, 4 पॉइंट्स बताए गए हैं सेक्शन 16 में कि रजिस्टर्ड पर्सन का होना जरूरी है, क्यूमुलेटिव कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, और डेप्रिसिएशन का अगर आपने बेनिफिट ले लिया है तो उस फिगर पर आपको, उस टैक्स कंपोनेंट पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। और मैक्सिमम कितने समय तक आप आईटीसी ले सकते हैं, ये 4 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं सेक्शन 16 में। चलिए, सेक्शन 16 के बाद स्टार्ट करते हैं, क्या बोलता है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल, subject to the condition as restrictions as per the rules and in the manner specified in section 49। तो कुछ सेक्शन 49 के तरीके और कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हर एक रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट ले सकता है इनपुट टैक्स की। इज इट क्लियर? ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम which are used or intended to be used in the course of business or furtherance of business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person। That's it, बहुत सिंपल है सर, ये हो गया सेक्शन 16(1)। हाँ, केवल रजिस्टर्ड पर्सन। ये देखिए, ये जो मैंने कहानी आपको बताई थी, ये जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं ना, ये जो बंदा है ये रजिस्टर्ड पर्सन है। तो रजिस्टर्ड पर्सन ने ये माल खरीदा और ये माल बेच रहा है, वो इन इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले सकता है कुछ कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन और साथ ही साथ सेक्शन 49 के तरीके को ध्यान में रखते हुए। देखा जाएगा, बता चुके हैं वैसे, वो भी बता चुके हैं, लेकिन ठीक है, हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ आपको बताया है। क्रेडिट ले सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, बस हो गया। अच्छा जी, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? कुछ भी लिखा हो इस सेक्शन में, इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो,
नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल एंटाइटल टू टेक क्रेडिट अनलेस, मैंने कहा था ना क्यूमुलेटिव कंडीशन पूरी करनी पड़ती है ना। व्हाट आर दोज कंडीशंस? आपको ना कुछ क्यूमुलेटिव कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी और उन क्यूमुलेटिव कंडीशंस के पूरा होने पर ही एक रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले सकता है। इज इट क्लियर? हाँ या ना? अभी मैंने कुछ कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस नहीं बताए, सेक्शन 49 का तरीका नहीं बताया। तो वो तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 कहता था कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है वो तभी ले सकता है जब वो पहली बात उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स दिखे और उसका वो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करे तो। क्लियर? दूसरा कहता है कि हाँ केवल रजिस्टर्ड पर्सन होने से ही आप इस लायक नहीं हो जाएंगे कि आपको क्रेडिट मिल जाए, इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नंबर वन कि मैं अगर इनपुट टैक्स ले रहा हूं तो ये तो पक्का है ना मैंने कहीं से सामान खरीदा होगा, इनपुट दिया लिया होगा तभी तो इनपुट टैक्स गया होगा, मैंने इनपुट लिया होगा तो इनपुट टैक्स गया होगा, इनपुट लिया तो इसका मतलब खरीदा, खरीदा यानी सामने वाले ने बेचा और सामने वाले ने बेचा तो उसने हमको टैक्स इनवॉइस दिया होगा, उसने हमको टैक्स इनवॉइस दिया होगा। जी हाँ, उस टैक्स इनवॉइस का पोजीशन मेरे पास होना चाहिए, उस टैक्स इनवॉइस का पोजीशन मेरे पास होना चाहिए। कभी-कभी हम इसको डेबिट नोट भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं डेबिट नोट? मान लो मैंने 5 लाख रुपए का सामान लिया, मुझे 5 लाख रुपए का इनपुट टैक्स मेरे पास आ गया, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी शो हो रहा है, लेकिन जब बाद में रीकैलकुलेट किया गया, सर की घंटी बज गई। मैंने कहा सर ये क्या 5 लाख नहीं, ये तो 5,50,000 होता है। सामने वाले ने देखा, कैलकुलेट किया, उसने कहा हाँ सामान तो मैंने आपको ज्यादा भेजा लेकिन इनवॉइस मैंने कम का किया, उसने 50,000 का और डेबिट नोट मेरे पास भेज दिया, उस पर भी टैक्स लगा दिया। मैंने तो टोटल 550 प्लस टैक्स का सामान खरीदा था, उसने मुझे गलती से शुरू में 5 लाख रुपए का इनवॉइस भेज दिया, बाद में उसने उसी इनवॉइस के सपोर्ट पे एक डेबिट नोट और दे दिया क्योंकि उसने अंडर इनवॉइसिंग की थी, जानबूझकर नहीं गलती से। और उसके कुछ सिस्टम होते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट चैप्टर में पढ़ेंगे, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जब चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हैं वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे। तो उसमें वो हमको और डेबिट नोट देगा, यानी जो 5 लाख है उसमें और प्लस करेगा 5,50,000, तो डेबिट नोट से और डेबिट हो जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही इज इन पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इश्यूड बाय ए सप्लायर, और वो सप्लायर रजिस्टर्ड होगा तभी वो मुझे टैक्स इनवॉइस दे सकता है। अरे अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो मुझे टैक्स इनवॉइस नहीं ना दे सकता, यहाँ सेक्शन 10 का बंदा रजिस्टर्ड होगा तो मुझे टैक्स इनवॉइस नहीं ना दे सकता अंडर दिस एक्ट और सच अदर पेइंग टैक्स डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब। चलिए यहां तक तो पहली कंडीशन तो बहुत सिंपल थी, हमें कहा गया क्यूमुलेटिव कंडीशंस आपको पूरी करनी है, जिसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है यू मस्ट have the possession of the tax invoice or the debit note issued by the registered person. He has received the goods or services or both. उसने टैक्स इनवॉइस दिया, केवल टैक्स इनवॉइस दिया, सामान अभी भी नहीं पहुंचा। अरे भाई मैंने सामान खरीदा है, मेरे पास सामान भी तो आ जाना चाहिए। तो मेरे पोजीशन में केवल टैक्स इनवॉइस नहीं बल्कि टैक्स इनवॉइस के साथ साथ गुड्स और सर्विसेज भी आ जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन, तीसरा कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 देखा जाएगा द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है, जो सामने वाला मुझसे कहता है ये टैक्स बनता है आपके ऊपर, एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। ओके, मुझे क्रेडिट तब मिलेगी, माइंड इट, सेक्शन 41 में कुछ सिस्टम बताया गया है, हम देखेंगे बताएंगे 5% का ये वो, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गो वेरी क्लियर एंड स्लो, कोई हड़बड़ी नहीं है फास्ट चलने की। अभी मैं आपको सेक्शन 49 बताऊं, सेक्शन 41 बताओ, हच पच करने से कोई फायदा नहीं, बस इतना याद रखें आप कि आपको सेक्शन 41 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए किनारे कर दें अब, कि जो टैक्स आपसे चार्ज किया गया है, मान लीजिए सामने वाले ने आपको टैक्स इनवॉइस दिया, मेरे पास टैक्स इनवॉइस आ गया, उसने मुझे सामान बेचा और सर्विसेज दी, मेरे पास वो सामान और सर्विसेज भी आ गई, तो मेरे पास टैक्स इनवॉइस भी है, सामान भी है, सर्विसेज भी है। जो उसने टैक्स इनवॉइस दिया है ना, उसने मुझसे कहा 5 लाख रुपए दो और 20,000 रुपए टैक्स का दो, तो मैंने उसको 5 लाख रुपए भी दिए और 20,000 रुपए टैक्स का दिया।
वो उस पैसे का क्या करेगा? हवड़ करेगा नहीं भई, वो 5 लाख अपनी जेब में रखेगा और 20,000 गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा। मैंने उसको वो 20,000 टैक्स का दिया है, 5 लाख मैंने उसको उसका अमाउंट दिया है, 20,000 मैंने टैक्स का दिया है, वो 20,000 का क्या करेगा? वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेगा। अगर वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देता है, तो ही मुझे क्रेडिट मिलेगा। सर ये बहुत कन्फ्यूजन है। अब आपने उसको पैसा दे दिया, बस बात खत्म हो गई। अब आपका उसका मैटर खत्म, अब गवर्नमेंट जाने वो जाने आप बीच में क्या कर रहे हैं। नहीं भाई, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। गवर्नमेंट ने कहा बेटा पैसा दे रहे हो ना, दो, ये भी एश्योर हो जाओ वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी मुसीबत है लोगों के ऊपर। अगर सामने वाला बेईमान निकल जाए तो उसकी सजा हमको मिलेगी। अगर सामने वाला बेईमान हो जाए, वो 5,20,000 अपनी जेब में रख लिया, 20,000 गवर्नमेंट को नहीं जमा किया, तो क्या उसकी जिम्मेदारी मेरी? हाँ। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन हाँ है। और गवर्नमेंट ने इसके बहुत अजीब-अजीब, अच्छे-अच्छे भी और अजीब-अजीब तरीके भी निकाले हैं। ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। चलिए, कुल मिलाकर के कितनी कंडीशंस पूरी करनी होगी? पहली कंडीशन है सामान मेरे पास आ जाना चाहिए, गुड्स आ जाना चाहिए, सर्विसेज आ जानी चाहिए, टैक्स इनवॉइस मेरे पास आ जाना चाहिए। मैंने उसको जो पैसा दिया है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए और साथ ही साथ सेक्शन 39 की रिटर्न्स फाइल हो जानी चाहिए, तभी मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो आप लोगों को 3 सेक्शन तो दिमाग में बिल्कुल नए नए आ गए। ये धीरे धीरे आप लोग देखेंगे। 39 रिटर्न्स को लेकर के बताएगा, ये प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस बताता है और ये भी समझ लीजिए कंडीशंस को ही बताता है फिलहाल। चले, हम इन 3 चीज़ों को भूल जाते हैं। बस इतना याद रखें कि अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मुझे इनपुट टैक्स की क्रेडिट चाहिए, तो मुझे इनपुट टैक्स की क्रेडिट तब मिलेगी जब सामान मेरे पास आ गया हो, जब सामान मेरे पास आ गया हो, जब मेरे पास इनवॉइस आ गया हो और मैंने पेमेंट कर दिया हो और वो पेमेंट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा भी हो गया हो और रिटर्न्स भी फाइल हो गई हो। दैट्स इट। For the purpose of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods where the goods are delivered by the supplier, third party का direction है ना, on any other person on the direction of the such as whether acting an agent, ये बताया है मैंने आपको, लेकिन फिर सुन लें। मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा सामान बेचो, तो मिस्टर वाई ने कहा ठीक है मैं सामान भेज रहा हूं, एक्स ने कहा रुको, सामान मेरे पास मत भेजो, जेड के पास भेज दो, पैसा हमसे ले लेना। इसने इसको पेमेंट कर दिया, इसने इसको गुड शिप कर दिया, बिलिंग टू और शिपिंग टू मॉड्यूल। अच्छा, मान लिया जाएगा भाई सामान वाई से एक्स के पास नहीं पहुंचा, केवल पैसा एक्स से वाई के पास पहुंचा है। सामान तो वाई ने जेड को दिया है क्योंकि एक्स ने बोला था कि सामान जेड को पहुंचा देना। लेकिन यहां मान लिया जाएगा कि सामान पहले पहुंचा, मान लिया जाएगा कि सामान पहले पहुंचा वाई से एक्स के पास, फिर सामान पहुंचा वाई एक्स से जेड के पास। इज इट क्लियर? बता भी चुके हैं, नहीं बताया है तो मैंने फिर क्लियर कर दिया। इसका मतलब कि पहले सारी डिटेल इसके यहां से इसके यहां जाएंगी टैक्स क्रेडिट की, फिर उसके यहाँ से इसके यहाँ जाएंगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को बीच में एक गाना भी गाकर सुनाया था कि भाई कोई भी सामान जहां जहां जाएगा टैक्स भी उसके साथ साथ चलेगा। जहां भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। तो टैक्स है भाई, टैक्स है। तो जहां सामान है वहां टैक्स साथ साथ जाएगा। इज इट क्लियर? इसमें कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़े। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज और कि ये सेम कंडीशन अब अप्लाई होती है सर्विसेज के साथ भी, केवल गुड्स के साथ नहीं, सर्विसेज के साथ भी। गुड्स के साथ ही नहीं, सर्विसेज के साथ भी। चलिए, कभी कभी होता क्या है, मैंने किसी से सामान खरीदा, मैंने कहा ये 50,000 किलो सामान मुझे भेज देना। मैंने उसको जनवरी में ऑर्डर दिया। मैंने उसको कितने कब ऑर्डर दिया? जनवरी में ऑर्डर दिया। उसने मुझे जनवरी में 20,000 किलो पहुंचाया, फरवरी में उसने मुझे 25,000 किलो पहुंचाया और मार्च में उसने मुझे 5,000 किलोग्राम जो बैलेंस क्वांटिटी थी वो उसने मुझे सेंड की। मुझे सामने वाले से मैंने सामने वाले को ऑर्डर दिया 50,000 केजी का, उसने जनवरी मंथ में 20,000 किलोग्राम का सप्लाई किया।
25,000 किलो का सप्लाई उसने फरवरी मंथ में किया, and the balance of the 5,000 he supplied it to me in the month of the March. Now I get the 100% of the material as I ordered to him. तो जितना मैंने ऑर्डर दिया था उतना सारा का सारा मटेरियल मेरे पास आ गया, बट नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस because there is a single invoice of 50,000. Now the problem arises, when shall I get the credit thereof? In the month of January itself, or in the month of February or March, or in the proportion of these 3 months? किस फॉर्म में आपको क्रेडिट मिलेगी? तो कहा गया भैया लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आया है ना सामान का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट नहीं मिलेगी, आपको जब सामान थर्ड इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट, जब फाइनल इंस्टॉलमेंट का सामान आपको मिल गया तो आप क्रेडिट ले सकते हो, उसके पहले आप क्रेडिट नहीं ले सकते। तो जब आपको फाइनल इंस्टॉलमेंट का सामान मिल जाएगा तो ही आप क्रेडिट ले सकते हो, उसके पहले की क्रेडिट नहीं ले सकते। उसके पहले नहीं ले सकते ना। बताइए, कोई डाउट हो तो हमें आप बताएं। अरे भाई बताओ ना, डाउट कितने है? नहीं है। चलिए भाई, ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 चल रहा है। इस इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल को मैं 5 मिनट के लिए डेफर करता हूं, डेफर नहीं करता हूं, डेफर करता हूं, यानी पोस्टपोन करता हूं 5 to 10 मिनट्स के लिए। पहले हम कहानियां तो आपको पूरी प्लेन प्लेन समझा दें, नहीं तो बीच में एक पुटुक से एक इंपॉर्टेंट चीज आ गया और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो आपकी सारी कहानियों का घालमेल हो जाएगा। तो ये 2 चीजें जो मैं अभी छोड़ रहा हूं, डोंट ट्राई टू माइंड इट। आगे बढ़े, कहते हैं ना सब प्लीज डोंट माइंड, नो नो आई डोंट हैव माइंड। चलो पॉइंट नंबर 3 खत्म होने वाला है। सेक्शन 16 का पॉइंट नंबर 3 कहता है, ढंग से सुनेंगे इधर, मैंने ना एक कैपिटल गुड्स खरीदी थी, और कैपिटल गुड्स का मतलब मैं यहां पर ले लेता हूं मशीनरी, और मशीनरी मैंने खरीदी थी 5 लाख प्लस 18% जीएसटी। टोटल मैंने मशीन खरीदी थी 5,90,000 की। ये मैंने मशीनरी मिस्टर वाई से खरीदी और मैं हूं मिस्टर एक्स। ठीक, पक्की बात है। अब मुझे ये मैंने जो पेमेंट किया है आईजीएसटी, आई जस्ट वांट टू गेट द क्रेडिट देयर ऑफ, मैं उसकी क्रेडिट लेना चाहता हूं। क्या सारी क्रेडिट मुझे एक ही बार में मिल जाएगी? हाँ, अगर कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएसटी याद हो तो मैंने ये चीज बताई थी, वहां पर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे कि ये पूरी की पूरी क्रेडिट आपको तुरंत मिल जाती है जैसे ही आप कैपिटल गुड्स बाय करते हैं, क्योंकि आप उसको बिजनेस में यूज करेंगे। ये नहीं कि जितने साल तक चलेगी, 10 साल की एसेट है तो 10 साल तक डेफर करो, ना बाबा ना। आपने कैपिटल गुड्स खरीदी, नाउ यू आर entitled to avail the 100% of the credit whatever the amount of input tax has been paid by you. You are 100% entitled to take the credit thereof. अच्छा, चलिए चलिए सर एक बात बताइए ना, मैंने ना कैपिटल गुड्स को कैपिटलाइज किया हो तभी तो मुझे मिलेगी क्रेडिट। तो फर्स्ट इंडिकेशन तो मैंने 16 सेक्शन 16 में ऊपर ही दे दिया था कंडीशन में कि भैया आप अरे कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन देते समय मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि कोई भी कैपिटल गुड्स की क्रेडिट तभी लेंगे इनपुट टैक्स की जब आपने कैपिटल गुड्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट किया हो। तो मैंने मान लिया कि कैपिटलाइज किया है, तभी हम यहाँ पर कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स लेने जा रहे हैं। पूरा अमाउंट ले सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया। 90,000 तुरंत का तुरंत हम क्रेडिट ले सकते हैं, इसके लिए मुझे ईयर लाइफ ऑफ द एसेट की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि दिमाग में हम लोग के सेट रहता है, तो उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आती है कि मैंने ना क्या किया, मैंने 5,90,000 रुपीज से एंट्री क्या की, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू पार्टी, जो भी हो, मैंने ये लिखा। जबकि मेरे पास इस एंट्री को करने का एक और तरीका था। दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1।
आप इस तरह से जर्नल एंट्री कर सकते हैं बुक्स में, आप इस तरह से भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं बुक्स में। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख, इनपुट टैक्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to bank. Now we have two different options to record the same journal, same transaction in our books of account. अगर हम फर्स्ट वाले की तरह जर्नल एंट्री करते हैं तो मैं तो खुद बोल रहा हूं कि मुझे इसकी डेप्रिसिएशन चाहिए। नाउ आई विल गेट द डेप्रिसिएशन ऑन ₹5,90,000 क्योंकि मैंने ना उस कंपोनेंट को भी एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया, मैंने उस टैक्स कंपोनेंट को भी एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जिसकी क्रेडिट मुझे लेनी थी, जो मुझे पैसा वापस चाहिए था, मुझे अब वो पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इनपुट टैक्स रिसीवेबल में तो दिखाया ही नहीं। हाँ, हो सकता है जीएसटी पोर्टल में वो 90,000 जो सामने वाले बंदे ने हमको माल बेचा, जब वो एंट्री कर रहा हो तो 5 लाख को अलग और 90,000 को अलग लिखा। लेकिन मुझे भी अपनी बुक्स में एंट्री में चढ़ानी थी। मैंने इस तरह से एंट्री कर ली। अब काहे का आईटीसी मिलेगा रे? अब क्यों आईटीसी मिलेगा? 90,000 भैया मैंने आईटीसी अकाउंट में तो डाला ही नहीं, रिसीवेबल अकाउंट में तो डाला ही नहीं। अब मुझे केवल 590 पर प्योर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कितने पर? पूरे के पूरे 5,90,000 पर। आई विल बी वेरी मच entitled or eligible to get the depreciation on complete value of rupees 5,90,000. But yes, here in this case, I'll not be entitled to get the credit on the amount of the input tax because I haven't transferred it in a different account which is known as input tax receivable. If I have passed this one journal entry, even then I have means आप कह सकते हैं कि आपको क्रेडिट मिल जाएगी। You will be very much entitled to get the credit of ₹90,000. First thing. Second thing, you will be very much entitled to get the benefit of depreciation on ₹5 lakh only. तो depreciation आपको 5 लाख पर मिलेगा और क्रेडिट आपको 90,000 की मिल जाएगी। हाँ या ना? तो देखो दोनों में फर्क क्या है? यहां पर पूरा डेप्रिसिएशन 590 पर मिलेगा, क्रेडिट आपको ठेंगा मिलेगा, क्रेडिट 0। जबकि इस केस में आपको पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा और डेप्रिसिएशन। मेरी बात समझ में आई? दोनों एंट्री साथ में दिख रही हैं। आप हमें बताएं, यस या नो में जवाब दें कि मेरी ये बात आपको समझ में आई या मैं एक बार और बताऊं? अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कुछ और बताना चाहिए इसमें मुझे। बोलो भाई। अरे बता दो ना। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। अरे चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। अरे जल्दी बताओ ना। नहीं बताओ। चलें आगे। आगे मूव किया जाए जी। चलिए, ये जो मैंने अभी आपको ये स्टोरी बताई ना, सेम यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कॉम्पोनेंट। देखो ना, देखो 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 देखो, टैक्स कॉम्पोनेंट पर भी ये डेप्रिसिएशन पा रहा है। तो उस केस में कहता है depreciation on the tax component of the cost of the capital goods and the plant and machinery under the provision of the income tax act, that input tax credit on the said component shall not be allowed। अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट काय को मिलेगा? नहीं मिलेगा। 16 का सबसे लास्ट पॉइंट कि मान लो
ढंग से सुनना मेरी बात, खत्म होने वाला है, 5 मिनट और लगेगा, उसके बाद वो 2 पॉइंट बताएंगे जो मैंने ऊपर छोड़े थे। मान लो मैंने परचेस किया था कोई गुड्स 15 अगस्त 2020 को 1 लाख का, और उस पर मैंने जो जीएसटी दिया था, इनपुट टैक्स दिया था, आई हैड पेड ₹18,000। अब इसके लिए मैं सितंबर में रिटर्न भर सकता हूं, अक्टूबर में भी इसकी डिटेल दे सकता हूं, नवंबर में भी इसकी क्रेडिट ले सकता हूं, हो सकता है मैं भूल गया तो दिसंबर में भी ले सकता हूं, अभी भी गलती हो गई मैं भूल गया जनवरी में ले सकता हूं, फरवरी में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर मेरा खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2021 जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक खत्म होता है। तो मैं 31 मार्च के महीने तक मैं इसकी क्रेडिट नहीं ले पाया, लेना चाहिए था 18,000। आप सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हो, यू वेर वेरी मच एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वन टैक्स विच हैव ऑलरेडी बीन पेड बाय यू। तो मैं तो इनपुट टैक्स का पेमेंट कर चुका हूं, मुझे इसकी क्रेडिट मिल जानी चाहिए थी और मुझे ले लेना चाहिए था क्रेडिट, लेकिन मैं नहीं ले पाया, मार्च का भी रिटर्न चला गया, नहीं ले पाया। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने क्या कहा, कोई बात नहीं है, इस चीज को मैं आगे चलकर फिर काटूंगा ठीक है, लेकिन अभी नहीं काट रहा, अभी मैं आपको प्लेन वही बता रहा हूं जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में दी हुई है। और जब मैं अपनी इस बात को नेक्स्ट सेशन में काटूंगा तो मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, ये वाला पॉइंट देखो मैंने यहां पर ये बताया था, अब आप दोनों को कंबाइंड वे में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो फिलहाल उस वाले पॉइंट को छोड़कर यहां पर आते हैं। मैंने मार्च की रिटर्न अप्रैल में भरी, चलो मई बीत गया, जून बीत गया, गवर्नमेंट ने कहा भाई आपको हम सितंबर मंथ की जो रिटर्न होती है ना, उस सितंबर मंथ के रिटर्न की जो ड्यू डेट है फाइल करने की, उस डेट तक आप क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। मेरी बात ढंग से समझे, मेरी बात ढंग से समझे। गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं, साल बीत गया, आपको अपनी रिटर्न्स दाखिल करनी थी कब तक, सितंबर मंथ तक, सॉरी सितंबर मंथ तक आप क्रेडिट ले सकते हैं, सितंबर मंथ तक क्रेडिट। सोचो फरवरी मार्च बीत गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म, उसके बाद गवर्नमेंट इतनी मेहरबान है, गवर्नमेंट कहती है सितंबर मंथ की जो रिटर्न फाइल करोगे आने वाले सितंबर की, मार्च बीत गया, उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जो कि इस साल से मतलब नहीं था 20-21 से, वो 21-22 में जा रहा है, तो भी गवर्नमेंट कह रही है कोई दिक्कत नहीं, जो आप सितंबर 2021 मंथ की जो रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है, बट ऑब्वियस है ड्यू डेट इसकी अक्टूबर में आएगी, सितंबर मंथ के रिटर्न की फाइल करने की ड्यू डेट कब आएगी, अक्टूबर मंथ में आएगी, आप तब तक अवेल कर सकते हो अपनी क्रेडिट को, अपनी क्रेडिट को अवेल कर सकते हो, इतना लंबा सारा टाइम दिया। लेकिन दूसरा फिर बोला, कहता है कि आपको जो एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी है ना, जो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, उसकी ड्यू डेट, उसकी डेट ऑफ फाइलिंग, इन दोनों में से जो पहले होगा वो आपकी लास्ट डेट होगी। एनुअल रिटर्न का मतलब पूरे साल भर का हिसाब किताब खत्म। अरे जब खत्म ही कर रहे हो तो क्रेडिट उस समय तक ले लेते ना, गवर्नमेंट ने तुम्हें मौका दिया था, मान लो सितंबर तक का मौका दिया, आप ना बहुत तेजी में थे, आप जुलाई में ही एनुअल रिटर्न दाखिल कर दिया, अरे वाह, जुलाई में ही एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब ये होता है आप सारे हिसाब किताब डन डनाडन डन कर रहे हो, और जब सारे हिसाब किताब आप डन डनाडन डन कर रहे हो तो काहे का सितंबर, अब भाई काहे का सितंबर। सर ये आप वही कंडीशन बता रहे हैं ना जो आप कह रहे थे काटेंगे, नहीं नहीं, अभी वो कंडीशन नहीं मिली, अभी वो काटने वाली कंडीशन आनी बाकी है। आप ये समझो इस सेक्शन में क्या दिया है, सेक्शन 16(4) में, कि जो एनुअल रिटर्न की डेट है और सितंबर मंथ की रिटर्न की डेट है, दोनों में से जो पहले हो उस डेट तक आपको अपना ये क्रेडिट ले लेना है, जो आप क्रेडिट अवेल नहीं कर पाए हैं। कोई भी आप क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएंगे after the due date of furnishing of return for the month of the September following the end of the year in which such or debit note pertains, और furnishing to the relevant annual return, जो कि 31 दिसंबर होता है, whichever is earlier। सर दिसंबर होता है तो सितंबर पहले कैसे आ जाएगा, मैंने कहा ना एनुअल रिटर्न की डेट ऑफ फाइलिंग होती है 31 दिसंबर। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात करें तो इसके लिए कहा क्रेडिट आप ले सकते हैं 20-21 का कोई भी क्रेडिट जो आपका छूट गया हो, 20-21 का कोई भी क्रेडिट जो आपको लेने से छूट गया हो, तो आप उसको
सितंबर 21 की जो रिटर्न डेट होती है, अक्टूबर में आएगी, फिलहाल छोड़ देते हैं, रिटर्न डेट उस डेट तक, या फिर एनुअल रिटर्न की डेट तक। किस डेट तक? एनुअल रिटर्न, जिसकी जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है वो होती है 31 दिसंबर। कब होती है? अब कोई बंदा अपनी एनुअल रिटर्न, मान लो मुझे दिसंबर में नहीं भरनी, मैंने अगस्त में भर दी, मना कर देगी गवर्नमेंट अगस्त में रिटर्न ना भरो। अरे भाई पहले भर रहा हूँ, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत हो सकती है? तो पहले भर रहे हो तो सारा हिसाब किताब डन कर रहे हो ना, तो इन दोनों में से जो पहले हो, अदरवाइज 31 दिसंबर और अगर 21 सितंबर, जो दोनों में से पहले हो तो सितंबर पहले होगा। इज इट क्लियर नाउ? पक्की बात है? समझ में आ रही बात? मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ रही होगी। जो दोनों में से पहले हो, सितंबर दिसंबर, जो दोनों में से पहले हो सितंबर, सितंबर अगस्त, जो दोनों में से पहले हो अगस्त। ठीक, क्वेश्चंस हम लोग लास्ट सेशन में देखेंगे। ये चीज क्लियर हुई? हाँ। अब आते हैं हम लोग वो पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने छोड़ दिया था। ये इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल। इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल क्या होते हैं? वेयर अ रिसीट फेल्स टू पे, recipient, where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both other than RCM। तो हम किसकी बात नहीं कर रहे? RCM की बात नहीं कर रहे, हम केवल नॉर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो उसमें बोलता है अगर कोई रेसिपिएंट, ये सप्लायर है एंड दिस इज मी, मी यानी मैं यानी रेसिपिएंट, मैंने कोई इससे परचेस किया था, इसने सेल किया था, ठीक है ना, मैंने गुड्स परचेस किया था, इसका मतलब ये कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए इस परचेस किए हुए सामान पर। अच्छा, मैं इसको पेमेंट करूंगा या नहीं करूंगा? बिल्कुल करेंगे सर। कब तक? सर ये आप जाने, वो क्लाइंट जाने, सरकार इसमें क्यों कूद रही है? सरकार कौन होती है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो यहाँ दीवाना इसलिए कोई बना है क्योंकि सरकार बीच में फंस सकती है, या डिफॉल्टर्स की कैटेगरी बढ़ सकती है, या फेक इनवॉइसेस आ सकते हैं। सर समझ में नहीं आई बात? धीरे धीरे। मैंने कहा रेसिपिएंट ने सामान ले लिया और इसने इसकी क्रेडिट भी ले ली, परचेस किया और क्रेडिट ले ली, सामान लिया और क्रेडिट ले ली, सामान लिया और क्रेडिट ले ली। वो उसको क्या दिक्कत थी? वो तो सामान खरीदा, टैक्स इनवॉइस मिला, मैंने क्रेडिट ले ली। सामने वाला हमसे कह रहा है, मेरी बात ढंग से समझना, इसने 5 लाख रुपए का सामान खरीदा प्लस 90,000 रुपए की आईटीसी थी, इसने इसकी तुरंत आईटीसी ले ली, हाँ या ना? अब ये 5,90,000 इसको पेमेंट करना था ना, इस सप्लायर को पेमेंट करता ना ये? बोलो भाई, करता ना? इसने पेमेंट नहीं किया, यानी मैंने दो जगह से फायदा कमाया। एक तो मैंने 5,90,000 का सामान ले लिया, जीरो इन्वेस्टमेंट पर, कोई पैसा नहीं लगाया। उल्टा 90,000 रुपए मैंने क्रेडिट भी ले ली सरकार से, मेरी जेब से 1 रुपया नहीं गया, और 5,90,000 का सामान भी आ गया और 90,000 की क्रेडिट भी ले ली। हद है। एक लिमिट होती है ना। सरकार को आपको भाई कैश कहां मिला? ना तो सप्लायर को कैश मिला और ना ही इस 90,000 का सरकार को कैश मिला। अगर सप्लायर को 590 कैश मिला होता तो 90,000 सरकार को दे देता, हाँ या ना? 5 लाख रोक लेता, 90,000 सरकार को, ये 90,000 कैश क्रेडिट ले लेता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन गंगा उल्टी बहने लगी। कैसे? इसने 590 का सामान भी ले लिया और 90,000 की क्रेडिट भी ले ली, जो सरकार को टैक्स देना था उसमें से टैक्स का अमाउंट भी माइनस कर दिया। ओ दो जगह नुकसान। तो सरकार ने कहा बेटा ऐसे नहीं चलता, ऐसे काम धंधा नहीं चलेगा भाई। आपको जो पेमेंट है ना, ये मैक्सिमम 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। हम किसकी बात कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद द टैक्स की बात कर रहे हैं। आरसीएम को छोड़ दो, फॉरवर्ड चार्ज में आपको उस बंदे को जिससे मैंने 590 का सामान खरीदा, उसको विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आप उसको पेमेंट कर दो, उसका भी पैसा और उसके टैक्स का भी पैसा पेमेंट कर दो।
ये सरकार बोल रही है। अरे नहीं करना मुझे पेमेंट उसको। कहता है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपने ये क्रेडिट ले रखा है ना, ये आईटीसी ले रखा है ना, जैसे ही सामान खरीदा था मैंने क्रेडिट ले लिया था, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। अब बोलो, अगर 180 दिन बीत गया आपने ये पेमेंट नहीं किया, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। हाँ, अब जब आप पेमेंट करोगे, अब तो आपको सरकार को टैक्स देना ही देना है, लेकिन मान लो आपने 9 महीने बाद किसी को पेमेंट किया, 10 महीने बाद पेमेंट किया, 12 महीने बाद पेमेंट किया, जब पेमेंट कर दोगे तो फिर दोबारा आईटीसी ले लेना, कौन मना कर रहा है? ले लेना आईटीसी। वी आर नॉट गोइंग टू डिनाई टू टेक द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, बट यस, वी आर नॉट हेयर टू नॉट टू गेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम अ सिंगल पर्सन who has only intention to not to make the payment of taxes। आप एक साथ दो जगह लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, सरकार को भी बेवकूफ बना रहे हो, उस सप्लायर को भी बेवकूफ बना रहे हो, उसको भी पैसा नहीं दे रहे, हमारा पैसा तो आ ही नहीं रहा। अरे ये भी तो हो सकता है परचेजर और सेलर दोनों एक ही घर के हों, दोनों ने आपस में समझौता कर लिया हो कि सरकार को हमें टैक्स देना नहीं है, हम इधर से क्रेडिट ले ले रहे हैं, तुम हमें माल बेचते रहना, माल बेचते रहना, हम क्रेडिट लेते रहेंगे, ना हम तुमको कभी पैसा देंगे ना तुम सरकार को कभी पैसा देना, इधर से तो हम क्रेडिट ले ही रहे हैं। अरे सोचो सरकार कितनी बड़ी बेवकूफ बन जाएगी। सरकार ने कहा हम ऐसा काम नहीं होने देंगे, हम 6 महीने तक 180 दिन तक इंतजार करेंगे। आप क्रेडिट ले चुके हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने क्रेडिट ले ली है, पेमेंट नहीं किया है, आपकी आईटीसी रिवर्स हो जाएगी। हाँ, दोबारा आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो जब आप उसको पेमेंट कर दोगे तो। अच्छा, ये कहाँ लिखा है जब पेमेंट कर देंगे तो आईटीसी वापस मिल जाएगी? ये दूसरे वाले पे लिखा है। In continuance of above tutorial, the recipient shall be entitled to avail the ITC on payment made by him of the amount of the towards the value of फलाना and ढिमाका। That's it। ये आपका पूरा कंप्लीट होता है सेक्शन 16 जी, पूरा कंप्लीट होता है। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करवा दूं। सेक्शन 16(1) बोलता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आईटीसी ले सकता है उन सामानों पर, सर्विसेज पर जिसका इंटेंशन उसका बिजनेस में यूज करना है या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करना है। दूसरा बोलता है कि क्यूमुलेटिव कंडीशंस को पूरी करनी है कि एक तो उसके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, दूसरा गुड्स आ जाना चाहिए या सर्विसेज आ गई होनी चाहिए, तीसरा उसने पेमेंट कर दिया हो और लास्ट है उसने रिटर्न फाइनल फाइल कर दी हो। अच्छा, नेक्स्ट मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पर अगर सामान आता है जिस पर अब सर्विसेज भी शामिल है तो उसको भी यहाँ पर डीम्ड सप्लाई मानते हुए क्रेडिट लिया जा सकता है। फिर बताया था अगर कई इंस्टॉलमेंट में सामान आता है तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके बाद ही क्रेडिट ले सकते हैं, उसके पहले नहीं ले सकते। मैंने अभी भी बताया कि अगर 180 दिन तक सरकार हमने किसी से सामान खरीदा और 180 दिन तक उसको पेमेंट नहीं किया टैक्स के साथ, तो जो हमने आईटीसी ले ली होगी उसकी रिवर्सल हो जाएगी, उसका हमें लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, जब हम पे ऑफ कर देंगे तो उसके बाद हमको फिर से दोबारा आईटीसी मिल जाएगी। अगर हमने जो कैपिटल गुड्स खरीदी हैं उसके इनपुट टैक्स पर अगर मैंने डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले लिया है तो फिर उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। और लास्ट मैंने बताया कि आपको आईटीसी की टाइम लिमिट क्या बताई गई है, सितंबर फॉलोइंग ईयर्स की सितंबर मंथ की ड्यू डेट होती है जो रिटर्न की या एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर, या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न मैक्सिमम डेट 31 दिसंबर है, तो जो दोनों में से पहले होगा आप अपनी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं उस प्री फाइनेंशियल ईयर की। इज इट क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करने थे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने फिर आएंगे। हाँ, इसको रिवाइज करेंगे और ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉइंट फंसता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ की बात मैं बता रहा हूँ, ये देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे मजेदार सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 होता है। इसको खत्म करने के बाद जब आप सेक्शन 17 सब सेक्शन 6 18 19 में आएंगे तो ज्यादा टेंशन नहीं देने वाला, ठीक है ना? 18 19 20 21 ज्यादा टेंशन नहीं देने वाला, सारा का सारा टेंशन आपका सेक्शन 17 में ही रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अभी भी आपके सामने एक ऑप्शन है, आपके पास अगर कोई डाउट हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू, थैंक यू बच्चों।